आर्य, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बार बार आपसे हम ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। हमने इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि दूसरी लहर का कहर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अब खतरा टल गया है। तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है और उस लहर से अगर आपको बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। जम्मू धमाके से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 की पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एयरफोर्स स्टेशन से पास मौजूद मोहल्लों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, ताकि 27 जून को एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले और रात में मंडराने वाले ड्रोन का पता लगाया जा सके। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान मोहल्ले में मौजूद हर घर में पूछताछ की जा रही है, हर आने जाने वालों की जानकारी जुटाई जा रही है। इससे पहले इसी मोहल्ले से 2 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। चेकिंग कर रहे हैं भाई, एयरपोर्ट के अंदर अटैक हुआ है ड्रोन के साथ और पूछताछ कर रहे हैं भाई, अच्छी काम कर रहे हैं ये तो करना चाहिए सर। ये बहुत खतरा हमारे पे एयरपोर्ट के साथ कर रहे हैं, ये बहुत खतरा है इधर, ये करना चाहिए हमें। हम इस समय जम्मू एयरपोर्ट के जो पिछला इलाका मोहल्ला है, पीर बाबा मोहल्ला इसे कहा जाता है, उस इलाके में हैं। आप देख सकते हैं पर जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें जो हैं मोहल्ले में सर्च कर रही हैं, हर घर जाकर पता कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर कौन कौन से लोग आए थे, कौन लोग जहाँ पर रहे हैं, उन सब की जाँच की जा रही है। क्योंकि जो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर अटैक हुआ था, वो जो 2 ड्रोन थे वो कहाँ से ऑपरेट किए गए थे उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। तो ये एयरफोर्स स्टेशन के पिछला मोहल्ला है जिसे पीर बाबा मोहल्ला कहा जाता है। इस पूरे मोहल्ले में अलग अलग टीमें जम्मू कश्मीर पुलिस की जो हैं वो यहाँ पर जांच में जुटी हुई हैं। हर व्यक्ति से पूछा जा रहा है, लोगों के घरों से पूरी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर इस इलाके में क्या घर वालों के अलावा कोई और व्यक्ति आया था। माना जा रहा है कि जो ड्रोन यहाँ पर 2 विस्फोट हुए थे ड्रोन के जरिए, उन ड्रोन को कहीं इस इलाके से, जो बेली चराना बिल्कुल इनके साथ सटा हुआ इलाका है, कहीं इस इलाके से ऑपरेट तो नहीं हुए, इसकी पूरी जानकारी अब जुटाई जा रही है। कैमरामैन राजू के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। तो जो लगातार खबरें आ रही हैं कि कई ड्रोन कल भी देखे गए, यानी लगातार चौथे दिन भी ड्रोन देखे जा रहे हैं। ये ड्रोन कहां से आ रहे हैं, कौन ऑपरेट कर रहा है, ये अब जांच का विषय है और इसीलिए जांच का जो स्तर है वो बहुत बढ़ा दिया गया है। पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी अभी तक मिल पा रही है कि ड्रोन कहां से आ रहे थे, कौन इनको ऑपरेट कर रहा था? और लगातार हम चौथा दिन देख रहे हैं, जब ड्रोन दिख रहे हैं और संख्या भी इनकी ज्यादा है, कम से कम 3 से 4 ड्रोन हर रोज देखे जा रहे हैं। देखिए, पिछले 3-4 दिन से अगर बात करें तो रविवार के बाद लगातार ड्रोन देखे जाने का सिलसिला जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में जारी है। लेकिन अभी तक सुरक्षा एजेंसियों को पता नहीं चल पाया है कि ड्रोन कहां से ऑपरेट हो रहे हैं और किस दिशा की ओर जा रहे हैं देखे जाने के बाद। यही कारण है कि आज जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, उन्होंने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के जितना भी आसपास का लोकेलिटी एरिया है, सब जगह पर घर घर जाकर पूछताछ की जा रही है, कि डाटा कलेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, क्या बाहरी लोग यहाँ पर कोई आके रहा है किसी के घर में। तो जांच की जा रही है पूरे, ताकि किसी न किसी तरीके से कोई इनपुट मिले कि आखिर ड्रोन कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। ये सिर्फ एयरफोर्स स्टेशन के आसपास का ही नहीं, कालू चक, रतनी चक, कुंजवानी और मीरा साहिब, ये सब बड़े मिलिट्री स्टेशन है, यहाँ पर भी ड्रोन जो है वो लगातार पिछले 4 दिन से देखे गए हैं। तो पूरे एरिया में एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की ओर से। वो अभी भी जारी है। जो एयरपोर्ट के साथ लगते मोहल्ले हैं, वहाँ पर लोगों के घरों में जाकर पुलिसकर्मी जो है वो पूरी जांच कर रहे हैं कि कितने लोग रहते हैं, क्या कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर रहा है। तो एक रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है और लोगों को आगाह किया जा रहा है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर आके दिखता है तो उसके बारे में पुलिस को सूचित किया जाए। ठीक है पवन, आप रहिए जरा साथ। जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 4 दिनों से मंडरा रहे ड्रोन को देखते हुए जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ साथ जैमर लगाए गए। इसके अलावा रात में मंडराने वाले ड्रोन से निपटने के लिए कुछ जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया। और यही नहीं, एयरफोर्स स्टेशन के बाहर सभी गेटों की जो बाहरी दीवार है वहां पर हाई मास लाइट लगाई गई, ताकि कोई भी ड्रोन आसानी से देखा जा सके। एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियों की टीमें जहां पहुंच रही हैं। अगर आप देखें तो अभी एनआईए की स्पेशल टीम यहां पर फिर पहुंची है। आज एनआईए के डीजीपी पहुंच रहे हैं, सीआईएसएफ के डीजीपी जहां पर पहुंच रहे हैं। लगातार सुरक्षा अधिकारियों की बैठक भीतर जारी है। जिस तरह से ये ड्रोन अटैक हुआ था उसके बाद
NIA के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं और सुरक्षा का पूरा जायज़ा ले रही है कि किस तरह से जो ड्रोन अटैक हुआ था उसके बाद आगे क्या प्रबंध किए जाएंगे, आने वाले दिनों में जहाँ पर इस तरह के हमले ना हों उसे लेकर सुरक्षा की जो समीक्षा है वो की जा रही है। माना जा रहा है कि सभी एजेंसियों ने मिलकर जो अभी जांच NIA को मिली है उसके साथ साथ बाकी एजेंसियां भी उन्हें सपोर्ट करेगी कि आखिर इस जो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन है इसके भीतर जो अटैक हुआ था, ड्रोन अटैक हुआ था, उसके बाद आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हाई मास्क लाइट्स लगा दी गई है ताकि कोई लो लेवल का ऑब्जेक्ट अगर उड़कर आता है आसानी से देखा जा सके। उसके साथ साथ ही ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया गया है, एंटी ड्रोन सिस्टम भी इंस्टॉल किए गए हैं। जम्मू के आसपास के जितने भी महत्वपूर्ण ठिकाने हैं सुरक्षा को लेकर वहां पर भी ड्रोन देखने के लिए जो सिस्टम है वो लगाया गया है। ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ एंटी ड्रोन स्क्वाड भी तैनात किए गए हैं ताकि आगे से अगर कोई इस तरह से ड्रोन हमला होता है तो उससे निपटा जा सके। जम्मू में लगातार चौथे दिन देर रात ड्रोन देखे गए। न्यूज़ 18 की पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि जम्मू के अलग अलग इलाके में एक बार फिर रात में 3 ड्रोन देखे गए। पहला ड्रोन रात 9:30 बजे के करीब मीरा साहिब इलाके में देखा गया। इसके बाद सुबह 4:40 पर कालूचक इलाके में दूसरा ड्रोन देखा गया। इसके कुछ देर बाद ही सुबह 4:52 पर कुंजवानी इलाके में तीसरा ड्रोन देखा गया। इससे पहले कल यानी 29 जून को कुंजवानी, रत्नुचक और कालूचक में 3 ड्रोन देखे गए थे। 28 जून को कालूचक और रत्नुचक में 2 ड्रोन देखे गए थे, जबकि 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला किया गया था। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ड्रोन से ब्लास्ट होने के बाद जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में ड्रोन लगातार दिखने का सिलसिला जारी है। बीती रात भी 3 ड्रोन जो हैं वो स्पॉट किए गए हैं जम्मू के मीरा साहिब इलाके में, कुंजवानी इलाके में और कालूचक इलाके में। हम इस समय जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर कुंजवानी के पास हैं और जहां पर आप देखिए कि पुलिस के जवान भी तैनात हैं, नाका जहां पर लगाया गया है। लेकिन इस इलाके की अगर मैं बात करूं, मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये वाला जो एरिया है कुंजवानी का, पीछे इसके सारा आर्मी का एरिया है और जहां पर एक एयरफोर्स का बहुत ही संवेदनशील इलाका भी है, जिस इलाके में बीती रात एक ड्रोन फिर देखा गया। हालांकि कल भी इस इलाके में एक ड्रोन देखा गया था। मीरा साहिब जो इलाका है वो आरसपुरा सेक्टर के पास पड़ता है, वहां पर भी एक ड्रोन जो है वो रात को देखा गया। तो पिछले 3-4 दिन से लगातार ड्रोन जो है वो देखे जा रहे हैं, वो चाहे कालूचक मिलिट्री स्टेशन हो, रत्नुचक मिलिट्री स्टेशन हो, या फिर कुंजवानी का जो इलाका है। और कुंजवानी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर वायुसेना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील इलाका है, जिस इलाके में कल एक ड्रोन जो है वो स्पॉट किया गया। तो कुल 3 ड्रोन बीती रात स्पॉट किए गए हैं और उससे पहले कालूचक में 2 ड्रोन देखे गए थे। 3 ड्रोन इस पूरे इलाके में देखे गए। ये आप एरिया देख सकते हैं, ये पूरा आर्मी का एरिया है और इसी इलाके में ड्रोन जो है वो स्पॉट किया गया था। उसके बाद सेना और पुलिस की जवानों ने पूरे इलाके को घेरा था और सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिल पाया है। सुरक्षा एजेंसियों को भी कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर ड्रोन आने के बाद किस इलाके में चले गए हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से लगातार जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में ड्रोन देखने का सिलसिला जारी है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर विस्फोट होने के बाद वहां पर सुरक्षा एजेंसियां, विभिन्न जो एजेंसियां हैं वो जांच तो कर रही हैं, लेकिन अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि जो जम्मू और उसके आसपास के इलाके में ड्रोन डेली रात को मंडरा रहे हैं, आखिर वो कहां से ऑपरेट हो रहे हैं और किस दिशा की ओर जा रहे हैं। पवन, देखिए जांच तो चल रही है, लेकिन कल रात भी 3 ड्रोन अलग अलग इलाकों में देखे गए हैं। उनके बारे में भी अगर कोई जानकारी मिल पाई हो या किस तरीके से जांच अब आगे चल रही, कुछ टीम के सदस्य भी पहुंचे थे? आप देखिए, जम्मू में डिफरेंट एजेंसीज के लोग पहुंच रहे हैं। एनसीए की, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम है, बाकी जो सुरक्षा से जुड़ी एजेंसीज हैं उनकी टीम्स हैं। तो हर कोई इसी चीज का पता लगाने में जुटा हुआ है कि आखिर ड्रोन कहां से ऑपरेट हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 दिन से अगर हम बात करें तो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला होने के बाद लगातार रात को अलग अलग जो मिलिट्री स्टेशन हैं उनके ऊपर ड्रोन जो है वो मंडराते दिख रहे हैं। हालांकि एक बार फायरिंग भी की थी जवानों की ओर से, लेकिन कोई उसमें नतीजा नहीं निकला, कोई ड्रोन कोई गिरा नहीं उनसे। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर ड्रोन कहां पर ऑपरेट हो रहे हैं और किस इलाके से आकर कहां गायब हो रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। यही कारण है कि आज आसपास के सभी इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ आर्मी की टीमें भी डिप्यूट की गई है ताकि ये पता चल सके कि आखिर ड्रोन कहां से ऑपरेट हो रहे हैं।
पवन, आप नजर बनाए रखिएगा। वहीं जम्मू में चौथे दिन ड्रोन दिखने से जेडीयू और आरजेडी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ड्रोन से जो हमला हुआ है एयरफोर्स स्टेशन पे, ये बहुत चिंताजनक बात है। इससे हमारे सारे सैनिक ठिकाने और अड्डों पे खतरा है। तो अपनी आंतरिक सुरक्षा को लेकर बिल्कुल कोई ठोस निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं करने चाहिए। कश्मीर में पहली दफा ऐसा हुआ है कि ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है आतंकवादियों के जरिए, और ये वहां के जम्मू कश्मीर के पुलिस का ये मानना है कि जो आतंकवादी हैं वो वहां के लोकल नौजवान लड़के हैं, 18 साल 20 साल। वहां के नागरिकों का दिल नहीं जीतिएगा, उनका विश्वास हासिल नहीं कीजिएगा, तब तक कश्मीर में आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। आप कितना भी हाई लेवल मीटिंग कर लीजिए। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके की जांच एनआईए को सौंप दी गई है और न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर है कि मामले की जांच के लिए आज एनआईए के डीजी और सीआईएसएफ के डीजी जम्मू पहुंचेंगे। बढ़ रहे आगे, धर्मांतरण के मामले में एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 यूपी के हवाले से धर्मांतरण केस में बड़ी खबर आ रही है। यूपी एटीएस के मुताबिक 8 कट्टरपंथी उमर गौतम के संपर्क में थे। उमर गौतम की सभाओं में भीड़ जुटाने का काम ये लोग करते थे। खबर ये भी कि ये लोग गैर मुसलमानों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते थे। एटीएस के साथ क्राइम ब्रांच इन सभी लोगों की तलाश में जुटी हुई है। यूपी में जबरन धर्मांतरण मामले में जांच एजेंसियां लगातार शिकंजा कस रही हैं। उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण रैकेट मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। उमर गौतम और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद जब जांच एजेंसियों ने कड़ियां जोड़नी शुरू की तो मालूम चला कि आईडीसी यानी इस्लामिक दवा सेंटर की आड़ में ये पूरा रैकेट चल रहा था और इसकी चपेट में उत्तर प्रदेश के 1-2 नहीं 32 जिले हैं। यूपी एटीएस उमर गौतम के 150 साथियों की तलाश में जुटी है जो देश के अलग अलग राज्यों में धर्म परिवर्तन करा रहे थे। अब तक कुल 22 मामलों में पुलिस चार्जशीट जमा कर चुकी है। वहीं कुल 76 आरोपी गिरफ्तार हुए। तो लगातार जांच चल रही है। विदेशी फंडिंग की खबरें भी आ रही हैं, उनके तार भी खंगाले जा रहे हैं और बकायदा ये लोग कोड वर्ड में बात करते थे, वो कोड वर्ड भी डिकोड किया जा रहा है कि किस तरीके से ये पूरा खेल चल रहा था। अभी तक 76 गिरफ्तारियां भी हुई हैं, चार्जशीट भी दाखिल की गई है और बहुत सारे लोगों से पूछताछ भी चल रहा है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के 32 ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार जांच आगे बढ़ रही है। यूपी एटीएस उमर गौतम के 150 साथियों की तलाश में भी है क्योंकि ये नेटवर्क छोटा नहीं था, बड़ा नेटवर्क था, कई लोग इसमें शामिल थे और अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में ये लोग धर्मांतरण का खेल खेल रहे थे। अभी तक 22 मामलों में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, 76 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है। खाते में लेन देन को लेकर भी सवाल हो रहा है क्योंकि कई जगहों से ऐसी खबरें भी हैं कि हवाला से पैसे आए हैं, 2 करोड़ की रकम बताई जा रही है, तो वो तार कहां से जुड़े हो सकते हैं, इसलिए भी अभी जांच आगे बढ़ रही है। हालांकि जो फंडिंग की बात है वो कनाडा और कतर से अवैध धर्मांतरण का फंड भी मिल रहा है, ये भी जानकारी सामने आ रही है और 50 लाख से ज्यादा रकम दोहा, कतर और आबू धाबी से आए हैं। दो सहयोगी इस वक्त साथ हैं हमारे, अजीत सिंह लखनऊ से हैं और अमित पांडे हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, देखिए जैसे जैसे जांच आगे चल रही है, आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। नया खुलासा क्या सामने आया? क्या नई गिरफ्तारियां भी हुई? देखिए बिल्कुल नई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कानपुर से बताया जा रहा है कि और कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एटीएस मुख्यालय पर उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही 1 दर्जन परिवारों को भी एटीएस ने पूछताछ के लिए बुलाया। ये वो परिवार हैं जिनके बच्चे उनके घर से अचानक गायब हो गए थे, उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। अब उनको बरामद करने के बाद एटीएस उनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही उनके परिवारों से भी संपर्क किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली का एक परिवार है, कानपुर का एक परिवार है। तो ऐसे ऐसे एक परत दर परत एटीएस जांच कर रही है। हालांकि एटीएस मुख्यालय पर किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है और जो
यूपी के 30 से 35 एनजीओ संगठन थे और पूरे देश के जो लगभग 65 धार्मिक एनजीओ और संगठन थे जो उनके रडार पर थे, उनके संस्थापकों को, उनके यहाँ जो टीचर्स थे जो मूक बधिर बच्चों को पढ़ाते थे, उनको साइन लैंग्वेज के जरिए उनका ब्रेन वॉश करते थे, ऐसे भी 30 से 40 लोगों को भी एटीएस ने हिरासत में लिया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। आप देखिए पीलीभीत में नया खुलासा हुआ, दुबई में घर बनवाने के नाम पर लड़की से घर के जेवरात बिकवा लिए, फिरोजाबाद का नया केस आया, दिल्ली का उत्तम नगर का नया केस आया। तो ऐसे बहुत सारे मामले एटीएस की जो हेल्पलाइन नंबर जिन्होंने जारी किया था उस पर आ रहे हैं और एटीएस एक एक करके जांच कर रही है। जो आईजी एटीएस हैं जीके गोस्वामी, आज उनसे हमारी अनौपचारिक बात हुई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसमें पूरी जो बड़ा गैंग है उसका हम खुलासा कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारी जांच जो है वो आगे बढ़ रही है और इस दिशा में पूरी की पूरी एटीएस और यूपी की एसटीएफ, यूपी के बाहर 24 राज्यों में और यूपी के अंदर 32 जिलों में लगातार छापेमारी चल रही हो, चाहे फतेहपुर हो, चाहे कानपुर हो, चाहे मेरठ हो, इसके आसपास के इलाकों में दबिश दी जा रही है और पूछताछ का सिलसिला भी अभी चल रहा है। ठीक है अमित, उमर के ट्रस्ट में 2010 से 2021 तक करीब 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। किन किन जगहों से ये ट्रांसफर हुए हैं? क्या इसमें पाकिस्तान का नाम भी सामने आ रहा है? देखिए 2 से 3 ऐसे विदेशी देश हैं जैसे जिनके ज़रिए इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए और पाकिस्तान की भी भूमिका इसमें सामने आ रही है क्योंकि उन्हीं के संगठन को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है कानपुर में। और एक बात और है कि न केवल पाकिस्तान बल्कि अन्य देशों से भी में भी इसके तार फैले गए हैं और देशों के अलावा जो महत्वपूर्ण जो शख्सियत है जो लगातार भारत के खिलाफ आग उगलते रहते हैं जैसे जाकिर नाइक, इन लोगों के भी इस पूरे के पूरे रैकेट से संपर्क की बात सामने आई है। तो एटीएस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की है, जैसा कि अजीत बता रहे थे। इसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो भी अपनी पूरी की पूरी जांच में लगी है। इसमें ईडी शामिल है, इसमें एनआईए शामिल है, इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट शामिल है और हम ये उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में कई बड़े नाम इसमें और सामने आएंगे। ठीक है, आप दोनों रहिए जरा सा। देखिए यूपी एटीएस के मुताबिक यूपी के 32 जिलों में, 1-2 नहीं 32 जिलों में धर्मांतरण मामले में छापेमारी चल रही है। देश के 24 राज्यों तक धर्मांतरण का रैकेट के तार जो हैं वो जुड़ते दिख रहे हैं। जबरन धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस को विदेशों से करोड़ों की फंडिंग का पता चल रहा है। जबरन धर्म परिवर्तन मामले की जांच के दौरान यूपी एटीएस को पता चला कि कनाडा, कतर से आरोपियों को हवाला के जरिए फंडिंग की जा रही थी। इस मामले के मुख्य आरोपी उमर गौतम के ट्रस्ट को 2010 से 2021 के बीच करीब 2 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई, जिसमें 50 लाख से ज्यादा की रकम दोहा, कतर और आबू धाबी से भेजी गई। और यह भी बताया गया कि उमर गौतम ट्रस्ट के पैसों को अपने खातों में ट्रांसफर कराता था, फिर उनका गलत इस्तेमाल करता था। लालच दे करके, भय दिखा करके, विदेशी फंड ला करके अगर कोई धर्मांतरण का इस प्रकार से कुचक्र कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका खुलासा एटीएस ने किया है, उसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसके जो साजिशकर्ता हैं वो पकड़े जा रहे हैं, तो महत्वपूर्ण है। मैं तो पुलिस टीम को बधाई देता हूं और एक एक अपराधी को खोज निकालना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें यूपी में बर्दाश्त नहीं होंगी। जो इस प्रकार के गलत रास्ते अपनाएगा उसके खिलाफ कानून के अंतर्गत कठोर से कठोर कार्रवाई। अजीत, ये उमर का जो ट्रस्ट है जो 2010 और 2021 तक यहाँ पर 2 करोड़ रुपए जमा होने की जो बात सामने आ रही है, क्या और भी ट्रस्ट का पता चला है? ऐसे ही ट्रस्ट और हों? क्या उमर और भी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ था जहां इसी तरीके से लेन देन हो रही हो? कुछ और जानकारी अभी जांच में? देखिए बिल्कुल अर्पिता, उमर गौतम बाकायदा देश के लगभग 60 से 65 एनजीओ और धार्मिक संगठनों से जुड़ा था, जहां उसका नाम था। लखनऊ का जो मलिहाबाद का अल हसन ट्रस्ट था उसमें भी वो वाइस प्रेसिडेंट था। जब ये जांच का खुलासा हुआ तो उन्होंने उसे वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया। तो ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं जिसमें 1 करोड़ 82 लाख रुपए का जो ट्रांजैक्शन है विदेशों से, 4 विदेशी अकाउंट को यूपी एटीएस ने ट्रेस किया, जिसमें अबू धाबी, कतर, दुबई, पाकिस्तान, ऐसे कई सारे देशों के नाम हैं। क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर का खुलासा भी किया यूपी एटीएस ने, यानी हवाला के जरिए, बॉर्डर के जरिए भी पैसा आ रहा था। तो बहुत बड़ी जांचों का खुलासा होना है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है। यूपी के 32 जिलों में रेड डाली जा रही है। उनके लगभग 150 साथियों की तलाश है, क्योंकि उमर गौतम, जाकिर नाइक, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद, विदेशी फंडिंग, टेरर एंगल, इन सब की जांच हो रही, क्योंकि ये देश की अस्मिता से जुड़ा सवाल है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, देश की एजेंसी NIA हो या फिर ED हो या फिर उत्तर प्रदेश की ATS और FTF, सब लोग ज्वाइंट जो जानकारी है वो एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं और जांच को एक एक दिन आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है अमित, जरा बताइए, क्योंकि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में तो इसके तार नहीं फैले हैं,
देश के अलग अलग राज्यों में इसके तार फैले हैं। अभी तक जांच एजेंसियों को और किस राज्यों से किस तरीके की जानकारी मिल रही है, किस तरीके के केसेस सामने आए हैं। और पहले तो धर्मांतरण के जो मामले थे वो 1000 बताए जा रहे थे कि 1000 धर्मांतरण इन लोगों ने करवाया। क्या ये आंकड़ा भी बढ़ा है? देखिए 1000 वो आंकड़ा था जो कि रजिस्टर में नाम अंकित थे, लेकिन अब इस बात की पूरी संभावना है कि ये तादाद जो है और भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और जो राज्य उत्तर प्रदेश के अलावा है वह है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसके अलावा पंजाब में भी इस रैकेट के तार फैलते हुए दिखाई देते। बिहार भी एक महत्वपूर्ण राज्य है। और कुल मिलाकर जो सारी एजेंसियां, चाहे यूपी की ATS हो या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो या फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट हो, अलग अलग एजेंसियां अपने स्तर से यहाँ पर जांच कर रही हैं। ATS जो जांच कर रही है वो, जैसा अजीत बता रहे थे कि किन किन लोगों को इन्होंने भड़काया, कैसे इन्होंने और यूथ को अपने साथ इन्वॉल्व किया। और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो इस मामले में जांच करें कि आखिरकार पैसों का लेन देन किन किन भारतीय कानूनों की खामियों को ढूंढ कर किया गया और कौन कौन लोगों के जरिए ये अंततः उन NGO तक पहुंचा। दूसरी चीज़ ये है कि जो NGO हैं वो कौन कौन से और NGO हैं जो इस पूरे रैकेट से जुड़े हुए थे, और क्या वह NGO भारत के FCRA कानून का पालन कर रहे थे कि नहीं, जो वो फंड रिसीव करते उसका पालन कर रहे थे नहीं। बेहद गंभीर ये सब इन्होंने कानून की खामियों का इन्होंने फ़ायदा उठाया और ये सब अभी जांच के रडार पे है और ये कई बड़े नामों के सामने आने की उम्मीद है आने वाले दिनों में। ठीक है, आप दोनों रहिए जरा साथ। देखिए, इस बीच श्रीनगर में जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाने वाला सिख परिवार दिल्ली लौट आया। एयरपोर्ट पर मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ उस लड़की और उसके पति के अलावा परिवार के दूसरे लोग भी नजर आए। एयरपोर्ट से लड़की सीधे गुरुद्वारा बंगला साहिब मत्था टेकने गई। 2 दिन पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा वहां गए थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर के LG के सामने ये मुद्दा उठाया था। यही नहीं, उन्होंने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में उस परिवार की मदद भी की। सिख समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया था कि श्रीनगर में 2 सिख लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करवाया गया, इसलिए इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। सिख समुदाय की 2 लड़कियों के जबरन धर्मांतरण के आरोप पर 2 पक्ष भी सामने आए। पहला उस परिवार का जो दिल्ली लौटा और दूसरा उस लड़की का जिसने वीडियो में कहा कि उसने अपनी मर्जी से धर्म बदला। जबकि सिख समुदाय के लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि दोनों लड़कियों के साथ जबरदस्ती हुई। परिजन है, हम उनसे बात करते हैं। उन्होंने बोला है हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। जो भी हुआ था गलत हुआ था। अब जो भी हुआ, हम साहब के बहुत शुक्रगुजार है जो हमारे साथ साथ चले, तो हम वहाँ से आजाद हो गए। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, ना होगा। मैं बस उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिनके कारण हम अपनी बेटी को वापस लेने में कामयाब हुए। हमारे लिए, जैसे हमने बार बार कहा था, किसी भी सूरत के अंदर यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता इस तरह से बेटियों के साथ जो फोर्सफुल कन्वर्जन हो रही है। अमित हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, ये जो बातें चल रही थी कि 2 लड़कियां, संख्या 3 भी बताई गई कि 3 लड़कियों के साथ वहां पर जबरन धर्मांतरण उनका कराया गया, तो ये जो परिवार लौटा है जिस लड़की का हाल ही में वीडियो वायरल हुआ था, क्या वो उसी का परिवार है? देखिए 2 मामले यहाँ पर सामने आए थे और एक परिवार श्रीनगर से दिल्ली लौटा है और मनिंदर जीत सिंह सिरसा की मदद से वह परिवार लौटा है। और ख़ास बात यह है कि भारत का जो कानून है, पूरी कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए उस लड़की को दिल्ली लाया गया है और वापस उसकी दूसरी शादी यहाँ पर कराई गई है। तो ये एक चीज़ उजागर करता है किस तरीके से कश्मीर में भी जो जबरन धर्मांतरण का जो प्रभाव है वो कितना ज़्यादा है। हालांकि एक लड़की का दूसरी लड़की का जो वीडियो है वो सामने आया, लेकिन किन परिस्थितियों में वह वीडियो बना है और क्या उसमें एडिटिंग की गई है, कैसे वो सामने आया है, इस बात की जांच अभी चल रही है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया, कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय जो रहते हैं उनकी दशा ये पूरा का पूरा प्रकरण बयान करता है।
ठीक है, आप रहिए जरा साथ। कश्मीर घाटी में धर्मांतरण मामले में एक सिख लड़की दिल्ली वापस लौट आई, जबकि दूसरी लड़की ने एक दिन पहले वीडियो जारी कर दावा किया था कि 2012 में उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया था। इतना ही नहीं, लड़की ने वीडियो में 2014 में आपसी रजामंदी से निकाह करने का दावा किया था, जिसके बाद अब अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा है कि लड़की पर दबाव डालकर यह वीडियो बनवाया गया। मेरा मसला आज का नहीं है। मैं 2012 में कन्वर्टेड हुई हूँ। 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट के साथ, जो मेरी और उसकी रजामंदी से हुए हैं। उसके बाद 6 जून 2021 में अपने घर से निकली। मैंने अपने घर में कॉल भी किया कि मैं अपनी मर्जी से निकली हूँ, मुझे ढूंढना नहीं। और विदिन 2 घंटे में पुलिस ने मुझे लोकेट कर दिया और सदर पुलिस स्टेशन बागात ले आए। दूसरी बेटी जो है वो भी जबरन अगवा की हुई है, उससे जबरन वीडियो बनवाई गई है। हम इंश्योर करेंगे जल्दी वो बेटी भी अपने माँ बाप के पास होगी, जिसके लेके हम गृह मंत्री को भी मिलेंगे। और जिस तरह से ये एक नेक्सस चल पड़ा, गुजरात में भी घटनाक्रम हुआ है, ये सबको सोचने और विचारने का है। अजीत भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, लगातार ये केसेस जो सामने आ रहे थे, वो देखिए सिख समुदाय के लोग भी इसको लेकर प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। श्रीनगर से लगाकर हमने दिल्ली तक वो तस्वीरें देखी। फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है, कितने और परिवार वहां पर हैं और उनको लाने की क्या कोशिश होगी? देखिए बिल्कुल अर्पिता, इस तरह के जितने भी मामले आए, कल सहारनपुर का भी मुजफ्फरनगर का एक मामला आया था, उसको लेकर तत्काल एफआईआर दर्ज की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। पीलीभीत का एक मामला आया है, उसको लेकर भी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इस तरह के जो मामले हैं वो साधारण मामले नहीं, क्योंकि इसके पीछे उनका मोटिव जो मॉडल ऑफ रेप्रेजेंटेटिव्स है वो ठीक नहीं है। इसको लेकर सरकार लगातार जाँच को आगे बढ़ा रही है और ऐसे मामलों को लगातार खोजा जा रहा। 27 जिले को एसीएस होम जो गृह विभाग है उन्होंने कप्तानों को चिट्ठी लिखा, 27 जिले के, जबकि 32 जिले में छापेमारी चल रही है। आपके यहाँ जितने भी ऐसे मामले हैं उसकी एक सूची बनाइए, सरकार को दीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों की संपत्तियों को कुड़ करिए, नीलाम करिए, एनएसए लगाइए, उनको जेल के अंदर भेजिए। तो सरकार बहुत गंभीर है इस विषय पर अर्पिता, लिहाजा ऐसे लोगों का बचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर सरकार आपके पीछे पड़ी है, सरकार ने धर्मांतरण का कानून ला दिया और उसके बाद अगर आप ऐसा करें, क्योंकि अब तक 22 मामलों में यूपी सरकार ने चार्जशीट लगाई है, यूपी के पुलिस ने 76 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उमर गौतम, जहांगीर कासिम, इरफान, मुन्नू यादव, अब्दुल समद, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के बाद इस नेक्सस के जो बड़ा रैकेट है उसका खुलासा एक के बाद एक होता जा रहा है और इसीलिए यूपी, एटीएस और एफटीएफ लगातार केंद्रीय एजेंसियों से अपनी जांच के विषय को साझा कर रही हैं। अर्पिता, ठीक है, आप दोनों नजर बनाए रखिए। वहीं एटीएस ने अवैध धर्मांतरण केस में जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया, उनमें एक राहुल भोला भी। उमर गौतम ने पूछताछ में राहुल का नाम लिया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। दिल्ली का रहने वाला राहुल बोल और सुन नहीं सकता। राहुल की मां के मुताबिक उनका बेटा 3 साल पहले घर छोड़कर चला गया था। मां के मुताबिक राहुल पिछले 3 साल से नजफगढ़ में रह रहा था। वहीं उसने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली और परिवार से नाता तोड़ लिया था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ललिता। इनका बेटा राहुल ने धर्म परिवर्तन किया था तकरीबन 3 साल पहले। यूपी एटीएस इनके पास आई थी और इनसे कहा कि जो धर्मांतरण मामले के मुख्य आरोपी हैं उमर गौतम, उन्होंने पूछताछ में यूपी एटीएस को इनके बेटे राहुल का नाम लिया था। क्या है ये पूरा मामला, जरा बताइएगा। सर, हमें कुछ नहीं पता लगा इसने क्या किया है क्या नहीं किया। रहता हमारे साथ था पहले, मगर हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा। ये स्कूल जाता था, खूब अच्छा बच्चा था, ये हंसमुख था, सबके साथ मिलनसार था, घर में कोई इसकी वो नहीं थी। पहले स्कूल जाता था, फिर ये एनडीएस 10वीं के बाद इसने एनडीएस ज्वाइन की, वहाँ से घर आता था ये रात को। हमें कुछ पता नहीं, कुछ ये बच्चे बोलते सुनते नहीं है, ये चुप करके मैसेज करते रहते हैं। हमें नहीं पता ये किसके संपर्क में था किसके नहीं था, हर समय लॉक लगा के रखता ये। घर से वो 3 साल पहले ही चला गया था? हाँ जी, वो 28 अक्टूबर सन 2018 को वो घर छोड़ के चला गया। ऐसा भूत सवार हुआ उसको कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। हमने कहा क्या है, तू बोलता सुनता है नहीं है, तू बाहर कैसे जाएगा? नहीं, मैं नहीं यहाँ पे रहूंगा, मैं नहीं। पर उन्होंने कर रखा था, जो कुछ कर रखा था उन मुसलमानों ने इसका ब्रेन वॉश कर रखा था। और क्या है, मेरे को तो 3 साल हो गए रोते हुए। उनकी माँ तो अब रो रही होंगी जिनके आपके, मेरे को तो 3 साल हो गए रोते हुए। 10 तो मेरे को बीमारियां लग गई है, इससे आगे मैं क्या कहूँ। और फिलहाल जो इनका बेटा है, इनको फोन कॉल आया था लखनऊ से, यूपी एटीएस से। यूपी एटीएस ने इनसे कहा है कि इनका बेटा फिलहाल उनके गिरफ्त में है, अगर ये मिलना चाहती हैं अपने बेटे से तो वो मुलाकात कर सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विमल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।
उत्तर भारत के कई इलाकों में तपती गर्मी और लू ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाती हैं। दो तस्वीरें जरा आपके सामने रख दें। पहली राजधानी दिल्ली की, वहां मॉनसून का इंतजार कर रहे जो लोग हैं वो भीषण गर्मी की वजह से परेशान हैं। गर्मी के साथ लू के थपेड़ों ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जबकि दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो राजस्थान के जयपुर की है। जयपुर में तेज धूप लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। दोपहर में तेज गर्मी की वजह से लोग घरों में डुबके हुए हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर जारी है। लगातार बढ़ते तापमान ने दोपहर के वक्त लोगों का बाहर निकलना दूभर कर दिया। भीषण गर्मी के साथ ही लू ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। बढ़ती गर्मी से बचने के लिए लोग एसी का सहारा ले रहे हैं और इसकी वजह से दिल्ली में बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। लगातार बढ़ते पारे के बीच लोगों को बारिश का इंतजार है। दिल्ली वालों को फिलहाल तेज गर्मी और धूप से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में इस वक्त तेज गर्म हवाएं चल रही हैं जिन्हें लू कहा जाता है और हीट वेव कंडीशन भी बनी हुई है। कल दिल्ली में अगर बात करें तो कल दिल्ली का जो अधिकतम तापमान था वो 43 डिग्री टेम्परेचर था, जो कि सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा था। जब तापमान सामान्य से 4 डिग्री या उससे ज्यादा हो जाता है तो हीट वेव कंडीशंस बनी रहती हैं, जिसकी वजह से आज भी माना जा रहा है कि तापमान जो अधिकतम तापमान है वो तकरीबन इतना ही रहेगा और इसी वजह से हीट वेव कंडीशंस बनी रह सकती हैं। गर्म तेज हवाएं दिल्ली में आज चल रही हैं जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक होने का भी खतरा है। ऐसे में एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि जब तेज गर्मी में और इस तेज धूप में जब आपको बाहर निकलना ही है तो खुद को ढककर बाहर निकलें, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत तेज धूप है, चिलचिलाती धूप है और ऐसे में जो गर्म हवाएं साथ में चल रही है वो बीमार भी कर सकती है। मॉनसून की अगर बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में ही दिल्ली में मॉनसून दस्तक दे सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। भीषण गर्मी से जूझ रहे दिल्ली वासियों को अगले कुछ दिनों गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद तो नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि कल भी आज की ही तरह गर्मी रहेगी, जबकि 2 दिन बाद हल्की बारिश होने की संभावना है। लेकिन इस बारिश के बाद भी तापमान गिरने की संभावना कम ही जताई जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, जो कि मौसम वैज्ञानिक हैं। सर, टेम्परेचर लगातार हाई है, लोग परेशान हैं, कब तक लोगों को राहत मिलेगी, बारिश कब होगी? देखिए, जो हमारे पास बारिश होने की संभावना है वो 2 तारीख की शाम में और 3 में हल्की फुल्की बारिश दिल्ली एनसीआर में हो सकती है। तो उस समय हमारे पास थोड़ी 2 और 3 में थोड़ी राहत मिल सकती है और उस कल और आज हमारे पास टेम्परेचर बढ़ा रहेगा और उससे आपको थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन 2 और 3 तारीख में निश्चित तौर पे थोड़ी बारिश होगी, थंडर स्टॉर्म होने के चांसेस हैं और उससे तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी। मानसून कब तक पहुंचेगा दिल्ली सर? देखिए, अभी हमारे पास कंडीशन फेवरेबल नहीं है और लगभग आप कह सकते हैं कि 6 से 7 दिनों तक कभी कंडीशन फेवरेबल नहीं होगी, तो तब तक कभी मानसून का ऑनसेट होना दिल्ली एनसीआर में संभव नहीं है। यानी 2 या 3 तारीख को थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे जा सकता है, लेकिन उसके बाद फिर जब तक मानसून नहीं आता इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। हाँ, देखिए, थोड़ा बादल वगैरह आते रहेंगे लेकिन टेम्परेचर अभी आज जो बढ़ना होगा वो आज हमारे पास मैक्सिमम जाएगा। कल के बाद से थोड़ा थोड़ा तापमान गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास थोड़ी पूर्वी हवाएं जो दिल्ली के नॉर्थ में रहेंगी तो उससे हमारे पास थोड़ी नमी आती रहेगी, थोड़ा थोड़ा तापमान आपका कम होगा। राजस्थान में भी भीषण गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। तेज धूप की वजह से लोगों को बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है। लोग घरों में दुबके रहने के मजबूर हैं। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में भी धूप से बचने के लिए छतरी दिखी। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और ऐसी भरी गर्मी में हमारे पास कोई सवारी नहीं है। हमारा काम धंधे पे बहुत फर्क पड़ता है, कोई आता नहीं है हमारे पास। काम धंधा तो है नहीं, 12 से 15 घंटे रोड पे रहने के बावजूद भी कुछ कमाई धमाई नहीं है। काम धंधा बिल्कुल बंद है और ये गर्मी है, स्टैंड है, यहाँ पे बैठे हुए हैं बस। न्यूज़ 18 इंडिया की वेबसाइट ने आजतक.com को पछाड़ा।
दिया गया। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, वो कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। इस मुद्दे पर सियासत जब गरमाई तो ठाणे के महापौर भी सामने आए और उन्होंने इस मामले की जांच का भरोसा दिया। अगर गलती है तो उस पर ऊपर कार्रवाई जरूर होगी, क्यों नहीं होगी, लेकिन इसका राजनीतिक भांडवल करना गलत है। रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने विंबलडन के बाद अब टोक्यो ओलंपिक से भी अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने पैर में चोट की वजह से यह फैसला लिया। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने 100 किलो गांजा बरामद किया। इस गांजे की तस्करी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। बताया गया कि यह गांजा ओडिशा से लाया गया था। ये 2 गाड़ियों में उड़ीसा से गांजा लेकर के आ रहे थे। 100 किलो गांजा बरामद हुआ है। भारत ने जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले का मुद्दा यूएन में उठाया। यूएन की आम सभा में भारत ने इस पर चिंता जताई और दूसरे देशों को भी चेताया कि ड्रोन का इस तरह इस्तेमाल पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती पुलवामा में शहीद हुए पुलिस अधिकारी फयाज अहमद के घर पहुंची और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। इस आतंकी हमले में फयाज अहमद के अलावा उनकी पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई थी। एक ही घर के 3 लोग शहीद किए गए हैं। इस वाकये की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। भीषण गर्मी में पानी की खपत बढ़ी तो दिल्ली के ज्यादातर इलाकों की तरह चाणक्यपुरी के विवेकानंद कैंप में रहने वाले लोगों की परेशानी भी दुगनी हो गई। वहां पहले ही पानी की पाइपलाइन नहीं बिछी है। ऐसे में लोगों को पानी की किल्लत से रोजाना 2-4 होना पड़ रहा है। ये जितने टैंकर देख सकते हैं, कुछ में पानी है और कुछ में पानी नहीं है, बिल्कुल खाली है। जो भर पाया वो भर पाया। कुछ लीटर पानी से वो लोग अपना गुजारा करने को मजबूर हैं, लेकिन कई परिवारों के बीच गिनती के टैंकरों से पानी भरना भी किसी जंग से कम नहीं। बहुत ज्यादा समस्या है, बहुत ही ज्यादा। पानी मिलता नहीं है, दिन भर पूरे दिन बैठे रहते हैं। श्रीनगर में सिख समुदाय की लड़कियों के धर्मांतरण के मामले में गृह राज्य मंत्री ने कार्रवाई का भरोसा दिया। जो कार्रवाई होना है, भारत सरकार इस विषय पर विचार विमर्श करते हैं। इस मामले में सिख समुदाय का एक प्रतिनिधिमंडल गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात करने पहुंचा और मांग की कि धर्मांतरण पर जम्मू कश्मीर में भी उत्तर प्रदेश जैसा कानून लाया जाए। जिस प्रकार का यूपी और मध्य प्रदेश में लव जिहाद पे कानून है, उसी प्रकार का कुछ कानून कश्मीर में भी आना चाहिए। यूपी पुलिस ने ट्विटर पर डाले गए एक वीडियो के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस याचिका में ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाई कोर्ट से मिली राहत को चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने मनीष माहेश्वरी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। हालांकि गाजियाबाद पुलिस को इस वायरल वीडियो के मामले में ऑनलाइन पूछताछ की इजाजत मिल गई थी। सीडीएस बिपिन रावत ने हिमाचल प्रदेश में एलएसी के पास वाले इलाकों का दौरा किया और सुरक्षा हालात की जानकारी ली। इसके अलावा वो हरियाणा के पंचकुला में सेना की पश्चिमी कमांड के मुख्यालय भी गए। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए पाबंदियां बढ़ा दी गईं। नए नियमों के तहत जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी दुकानें शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी। हालांकि सरकार के इस फैसले पर कुछ कारोबारियों ने नाराजगी जताई। दूसरे कोई स्टेट में ऐसा नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र में व्यापारियों को परेशानी है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनाव के लिए भी दिल्ली वाला दांव चला। उन्होंने वादा किया कि अगर पंजाब में उनकी सरकार बनी तो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलने के अलावा पुराने सारे बकाया बिल माफ किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। डोमेस्टिक के जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। 24 घंटे बिजली दी जाएगी। हालांकि पंजाब की दूसरी विपक्षी पार्टियों ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। ये तो झूठ का पलंदा है। ये तो कहता किसी न किसी तरीके ना हमारी सरकार बन जाए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में आईटी मामलों की संसदीय समिति की एक बैठक हुई। इस बैठक में समिति ने ट्विटर को एक खत भेजा। इस खत में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर का ट्विटर अकाउंट कुछ समय के लिए बंद किए जाने पर ट्विटर से जवाब मांगा गया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उनके वकील ने ईडी के दफ्तर में जाकर एक चिट्ठी दी जिसमें देशमुख की तरफ से पेशी से छूट की मांग की गई। इसके बाद ईडी ने अनिल देशमुख को पेशी से 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के लगाए गए वसूली के आरोपों पर ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आने के बाद में हम ईडी के सामने हाजिर होकर हमने 7 दिन मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को राहत। और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से।
जहां न्यूज 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि राजौरी जिले में ड्रोन खरीदने और बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा पूरे जिले में ड्रोन नहीं उड़ाने के भी आदेश जारी किए गए हैं। तो लगातार जो ड्रोन देखे जा रहे थे उसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। ड्रोन खरीदने और बेचने पर फिलहाल पाबंदी राजौरी में लगाई गई है। इसके अलावा पूरे जिले में ड्रोन नहीं उड़ाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। पवन शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। पवन। हाँ देखिए, बिल्कुल जब से ये जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला हुआ है उसके बाद ही सुरक्षा एजेंसियां जो हैं इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई हैं कि आखिर ड्रोन कहां से ऑपरेट हुए हैं। तो उसी के चलते जिला राजौरी जो बिल्कुल LOC से सटा हुआ जिला है, वहां पर किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट उड़ाने यानी ड्रोन को स्टोरेज करने, ड्रोन खरीदने, बेचने और उड़ाने पर तुरंत पाबंदी लगा दी गई है। और जिला आयुक्त की ओर से भी आदेश जारी किए गए हैं, सुरक्षा एजेंसियों की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि इसी इलाके में राजौरी में भी कुछ महीने पहले सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार गिराए गए थे जो सुरक्षा बलों ने बरामद किए थे। तो उसी के चलते राजौरी में भी कई प्रमुख आर्मी स्टेशन हैं जिनकी सुरक्षा को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी किया गया है। और वहां पर ड्रोन, कोई भी जिला राजौरी में ड्रोन बेचने, खरीदने, स्टोर करने, जहां पर उड़ाने के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। तो फिलहाल राजौरी के लिए ये बोला गया है कि वहां पर ड्रोन न खरीदा जाएगा न बेचा जाएगा, उस पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा पूरे जिले में ड्रोन नहीं उड़ाने के भी आदेश जारी किए गए हैं।